हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज अवस्थी और इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल ऑफ अ कोनिक इन पोलर फॉर्म। तो ये देखिए, ये हमारा टारगेट है। ऑक्सिलियरी सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑक्सिलियरी सर्कल की। और पोलर फॉर्म में जो कोनिक्स का जनरल इक्वेशन होता है वो ये है, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। और ऑक्सिलियरी सर्कल की जो इक्वेशन हमें डिराइव करनी है वो ये इक्वेशन है। यानी टारगेट हमारे सामने है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलियरी सर्कल, जो कि आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ई एल आर कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू डिराइव। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि ऑक्सिलियरी सर्कल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल इस प्रकार है, द ऑक्सिलियरी सर्कल ऑफ अ कोनिक is the locus of the foot of perpendicular from the focus on any tangent of the conic। तो चलिए इसको डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ये हमारा कोनिक है, दिस इज द पोलर एक्सिस, और इस कोनिक पर चलिए हम लोग कुछ टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं। लेट अस से एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ करी, और ये जो फोकस है कोनिक का फोकस, इस फोकस से यहाँ पर मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही जो लोकस है यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बनेगा कैसे, थोड़ा सा चलिए इसको विजुलाइज कर लें। हमने एक टेंजेंट यहाँ खींची और फिर यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आ गया। फिर लेटस से हमने एक टेंजेंट यहाँ पे खींची और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से जैसे जैसे हमारी ये टेंजेंट मूव करती जाएगी और फोकस से उस पर जो ड्रॉप किया गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो भी अपना एक पाथ ट्रेस करेगा, और उस पाथ को ही अगर हम किसी तरीके से ड्रॉ करके देखें तो वही जो कर्व मिलेगा इस लोकस के तौर पर, वो लोकस ही हमारा ऑक्सिलियरी सर्कल होगा। तो थोड़ा सा आप डिटेल्स में जा करके इस बात को समझ सकते हैं कि ऑक्सिलियरी सर्कल ऑफ अ कोनिक इज द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट ऑफ द कोनिक। वो जैसे जैसे हमारी टेंजेंट मोशन करेगी, मूव करेगी, वैसे वैसे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी एक पाथ पर मूव करेगा, और वो जो पाथ होगा यानी जो लोकस होगा वो एक सर्कल होता है, और उस सर्कल को ही ऑक्सिलियरी सर्कल कहा जाता है। इसके लिए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं। ये एक इलिप्स है, इलिप्स एक कोनिक होता है, और इस इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्कल होता है इसके फोकस दो होते हैं, एक फोकस यहाँ पे होगा S1 और एक फोकस यहाँ पे होगा S2। इसका जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो इसके जो मेजर एक्सिस है इस हमारे इलिप्स की, उसको डायमीटर मान करके एक सर्कल खींचा जाए। अ सर्कल ड्रॉन टेकिंग दिस मेजर एक्सिस, ये जो AB है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारे इलिप्स की मेजर एक्सिस होती है, और मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके, व्यास मान करके एक सर्कल खींचा जाए। ये जो डैश डैश सर्कल मैंने खींचा है ये इलिप्स का ऑक्सिलियरी सर्कल होता है। आपको बता दें कि हिंदी में ऑक्सिलियरी सर्कल को सहायक वृत्त कहा जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ऑक्सिलियरी सर्कल को क्या कहते हैं, सहायक वृत्त कहते हैं। तो चलिए ये तो हो गई ऑक्सिलियरी सर्कल की डेफिनेशन, और अब चलते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल का इक्वेशन डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कोनिक in polar form is L/R is equal to 1 plus e cos theta। अब डेफिनेशन के अनुसार हम लोग सबसे पहले कोई एक जनरल टेंजेंट मान लेते हैं हमारे कोनिक की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा इज, कोनिक के ऊपर कोई पॉइंट अल्फा है तो उस पॉइंट पर कोनिक की जो टेंजेंट होती है उसका इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। टेंजेंट की इक्वेशन होती है L/R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। यहाँ पर एक बात क्लियर करते चलें, इस टेंजेंट का नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में जो इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर ये है, पहला वाला कोऑर्डिनेट r डैश, वो कहीं होता ही नहीं है इस इक्वेशन में। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो
पॉइंट के सिर्फ इस एंगल वाले ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है। हमारी टेंजेंट की इक्वेशन में कहीं भी ये जो r वाला कोऑर्डिनेट होता है, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट होता है जिसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, वो कहीं भी इस इक्वेशन में होता ही नहीं है, उस पर डिपेंड ही नहीं करती है टेंजेंट। इसीलिए टेंजेंट आदि के इक्वेशन लिखते समय सिर्फ पॉइंट्स को एंगल से ही डिनोट कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग कहीं भी टेंजेंट लिखेंगे तो हम पॉइंट को सिर्फ ऐसे ही एंगल से डिनोट करके दिखाएंगे। तो चलिए, ये इक्वेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन है, लास्ट वीडियो में हमने पूरा टेंजेंट पर वीडियो था और इस फार्मूले का पूरा कंप्लीट डेरिवेशन भी हमने किया था। यहाँ पर हम बताते चलें आपको कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स की जो वीडियोस की सीरीज है उसका 12th नंबर का वीडियो है। इसके पहले 11 मोर वीडियोस हैज बीन मेड ऑन दिस टॉपिक ऑफ कोनिक्स। तो उन 11 वीडियोस में तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इस टॉपिक के सारे एंटायर कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। आपको वो सारे वीडियोस जाकर के देखने चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को मजबूत करना चाहते हैं तो आप जाइए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक और अलग अलग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप सारे टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगते हो आप जाकर के उनकी स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास ये कोनिक की इक्वेशन है और ये उसकी किसी टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिख ली। और अब अगला काम हमें करना है कि हमें यहाँ इस फोकस से यहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना, जो कि कहाँ से गुजरती हो, इस फोकस से गुजरती हो। अल्टीमेटली हमारा गोल है इस पॉइंट का लोकस निकालना। तो आप चलिए देखिए कि इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर लाइन 1 एंड पासिंग थ्रू द फोकस। जो फोकस होता है वही पोल होता है, ये सब बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और पोल ही, अगर दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बात करें तो पोल ही ओरिजिन होता है। तो पहले देखिए परपेंडिकुलर लाइन लिखी कैसे आती है, इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि हम ये जो L/R वाला टर्म है इसकी जगह 0 कर देंगे और यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है इसकी जगह, जहां जहां पर भी थीटा है उसकी जगह थीटा प्लस π/2 कर दिया जाता है। ई कॉस थीटा की जगह हम कर देंगे थीटा प्लस π/2 प्लस कॉस थीटा प्लस π/2 माइनस अल्फा। अब यहाँ दो चीजों की एक्सप्लेनेशन आपको सीखनी है। एक चीज का कारण मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पर 0 क्यों कर दिया जाता है L/R की जगह, और दूसरा आपको समझना है कि ये थीटा प्लस π/2 क्यों कर दिया गया। तो देखिए, थीटा प्लस π/2 क्यों किया, ये तो आसानी से समझ में आता है कि जैसे कोई भी लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन ये है और हम इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना चाहते हैं। तो अगर पोलर एक्सिस, मान लीजिए आपकी पोलर एक्सिस ये है, अगर इस एंगल के किसी पॉइंट का एंगल थीटा था तो जाहिर है जो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें 90 डिग्री प्लस हो जाएगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक का, एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आएंगे तो जाहिर है वो एंगल π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा तो इसलिए किया गया क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी गहरी चीज ये है जो ऊपर से समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि यहाँ पर 0 क्यों कर दिया। तो चलिए मैं पूरी बात आपको बताता हूँ, बड़ी गहरी कॉन्सेप्ट है। ऐसे इस बात को समझ सकते हो कि इस r को आप यहाँ नीचे से उठा करके ले आइए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे r cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे भी r cos थीटा माइनस अल्फा आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस cos थीटा माइनस अल्फा वाले टर्म का पूरा फॉर्मूला खोल लेंगे, यानी cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, ऐसे करके पूरा ओपन कर लेंगे। तो यहाँ साइड में आप देखिए, जहां पर जिस टर्म में r cos थीटा होगा साथ में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, मोटे मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूं, मैं पूरी फुल इक्वेशन लिख के नहीं दिखा रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं दो टर्म है, तो जब आप r को इधर लाएंगे तो एक जगह r cos थीटा होगा, साथ में कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है, और दूसरे वाले जगह से आपको ये फॉर्मूला खोलने के बाद sin थीटा मिलेगा, तो वहां से आपको r sin थीटा बन जाएगा और साथ में कुछ कोफिशिएंट भी हो सकते हैं, और इधर बचेगा केवल आपका l, क्योंकि r को हम इस तरफ ले आए हैं। अब आपको मालूम है कि r cos थीटा का जो कार्टेशियन वेरिएंट होता है वो x होता है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में r sin थीटा को y लिखा जाता है। यानी अब आपकी ये जो लाइन है उसका ये टर्म ax जैसा नजर आने लगेगा और ये वाला टर्म कोई कोफिशिएंट साथ में लेते हुए by जैसा नजर आने लगेगा, और c की भूमिका जो अदा करेगा वो इस तरफ का वाला जो l है वो प्ले करेगा। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन ये मिल गई लाइन की। अब अगर कोई लाइन आप लिखने जा रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास करती है, तो आपको मालूम है कि ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का कांस्टेंट टर्म 0 होता है। जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है
तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx टाइप की, और आप देख सकते हैं इसमें x वाला टर्म होता है, इसमें y वाला टर्म होता है, लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो L वाला टर्म है ये जीरो क्यों हो जाता है। बाकी हमेशा हर बार इतनी डीप कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। ये इस चीज को आप याद रख लीजिएगा कि जब भी कभी आप परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे थ्रू पोल और फोकस, तो वहां पे जो L वाला टर्म होगा उसको आपको जीरो कर देना होगा। अब इसमें थोड़े से इस इक्वेशन में चेंजेस कर लीजिए, जैसे कि cos थीटा प्लस पाई बाई टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ई साइन थीटा। और इस टर्म में भी देखें तो पाई बाई टू प्लस समथिंग करने पर जो cos होता है वो साइन में चेंज होता है, और साथ में जो चिन्ह है वो भी माइनस हो जाता है। तो इसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस साइन पाई बाई टू के अलावा जो एंगल है वो बचेगा थीटा माइनस अल्फा। अब ये दोनों माइनस आप जीरो की तरफ भेज दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें लोकस की इक्वेशन निकालनी है, तो लोकस के इक्वेशन में आप लोग एक रूल जानते हैं कि जो भी लोकस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक सबसे प्रमुख नियम ये होता है कि आपके जो भी इक्वेशंस हैं उनके अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का आपको एलिमिनेशन कराना होता है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लोकस। जब भी कभी आप कोई लोकस का क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपने पहले भी किया होगा, कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी इक्वेशंस हैं उनमें कोई ना कोई चीज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पे जरूर होगी, क्योंकि जो लोकस का क्वेश्चन होता है उसमें कोई चीज मूविंग होती है। यहाँ जो टेंजेंट है वो मूव कर रही है, क्योंकि जब तक मोशन नहीं होगी तब तक लोकस नहीं बनेगा। लोकस क्या होता है, जब कोई पॉइंट मोशन करता है तो उसका जो पाथ ट्रेस होता है उसे लोकस कहते हैं। तो लोकस की प्रॉब्लम्स में एक मोशन होती है, एक मूविंग कंडीशन होती है, इसलिए वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जिनको पैरामीटर्स भी कहा जाता है वो जरूर होते हैं। तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में पैरामीटर जो है वो अल्फा है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट लिखी गई है। क्योंकि मैंने किसी रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी थी, तो जो उस पॉइंट का ये एंगल है अल्फा, जाहिर सी बात है ये कोई पर्टिकुलर या कोई गिवन पॉइंट तो है नहीं, ये तो पूरे कोने के ऊपर कहीं भी आप टेंजेंट खींचोगे तो ये अल्फा पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। तो आपने पहचान लिया कि इस क्वेश्चन में पैरामीटर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, वो है अल्फा। सो अल्फा नीड्स टू बी एलिमिनेटेड टू गेट द इक्वेशन ऑफ लोकस। तो अब अल्फा कैसे एलिमिनेट होगा, जो अल्फा जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर है, और वो अल्फा जो है वो कॉस के अंदर है, और यहाँ पे आप देखिए साइन के अंदर है। तो जब साइन और कॉस के साथ में कोई चीज होती है और उसका एलिमिनेशन कराना हो तो सीधे सीधे हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी जो अल्फा है वो अकेले ही एलिमिनेट होके नहीं जाएगा, वो साइन और कॉस को भी अपने साथ ले जाएगा। टू एलिमिनेट अल्फा using the identity हम लोग यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन पर्पज से हम इस आइडेंटिटी को यूज करने जा रहे हैं। और अब आप देखिए cos थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन 1 से मिलेगी। cos थीटा माइनस अल्फा को आपको लेना पड़ेगा L/R माइनस ई cos थीटा यहाँ से, और sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 से आपको मिल जाएगी, जो कि होगी माइनस ई sin थीटा। ठीक है, तो cos और sin की वैल्यूज इक्वेशन 1 से आप उठा लीजिए, 1 और 2 से। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 cos की वैल्यू हमको मिल रही है, cos थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 से मिल रही है L/R माइनस ई cos थीटा, और उस पर लगेगा होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप चल के देख सकते हो। इक्वेशन 2 में आप चेक करो, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू ई साइन थीटा इस बार लाना पड़ेगा माइनस ई साइन थीटा, तो माइनस ई साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, L स्क्वायर बाई R स्क्वायर
प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 दिस इंटू दिस 2 L बाई आर ई कॉस थीटा, और यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप कुछ सर्टेन चेंजेस करिए, जैसे कि सबसे पहले तो ये ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन दो टर्म्स में कॉमन ले लीजिए स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2L E बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। फाइनली यहाँ पर हम इस आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये 1 हो गया, माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो ये हो जाएगा 2EL आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आपका एक इस टर्म में है और एक इस टर्म में है, तो आप इस वाले आर स्क्वायर को जो है ना वो इधर ही ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। बाकी फिर टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करके लिख लीजिए, जैसे कि ये आर स्क्वायर वाले टर्म को सबसे पहले लिखिए, ई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन होने के बाद मिलेगा और साथ में मिलेगा आर स्क्वायर, फिर माइनस पहले सेकेंड डिग्री का टर्म आर स्क्वायर, फिर ये फर्स्ट डिग्री वाला टर्म लिखिए, मतलब डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग आर में लिख रहे हैं, 2EL आर कॉस थीटा, और फिर वो टर्म जिसमें आर है ही नहीं यानी कांस्टेंट टर्म, आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्चुअली, और आप देख सकते हैं कि यही इक्वेशन हमारा टारगेट इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, और ये इक्वेशन ही हमको डिराइव करनी थी। इस पूरे डेरिवेशन में सबसे खास कॉन्सेप्ट वो था जब हमने परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना सीखा। वो एक कॉन्सेप्ट ऐसी है जो सीधे आप कहीं सोल्यूशन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में नहीं आएगी। तो आई होप कि ये वीडियो में जो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन डिराइव कराई गई वो आपको समझ में आ गई होगी, और मैं आप सबसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि जो बाकी वीडियोस पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स के टॉपिक पर बनाए गए हैं, उन सारे वीडियोस में आपको जितने भी टॉपिक्स कम आते हों या कोई भी डाउट्स हों वहाँ पर जाके उनको पढ़िए। कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ से पूछनी हो तो वो आप कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं, और मैं उसकी बात ज़रूर अगले वीडियोस में करूँगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।